नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और इससे पहले मैं कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग की बात करूं, देख लीजिए आज शो में अगले 1.5 घंटे में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले खुलते ही कमोडिटी मार्केट्स में क्या स्ट्रैटेजी है उस पर बातचीत होगी। आज प्राइमरी मार्केट से एक सेकेंडरी मार्केट में कंपनी डेब्यू कर रही है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इसकी लिस्टिंग होगी। आगे इस कंपनी के सीएमडी और सीईओ मिस्टर पीएस पटेल से भी बातचीत करेंगे इस शो के दौरान। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा। मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल के साथ बातचीत होगी। निफ्टी की स्ट्रैटेजी, उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। रिजल्ट सीजन जोरों पर है। आज 600 से ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं और ओवर द वीकेंड कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। अनूप कुमार मित्तल, सीएमडी एनबीसीसी, उनसे होगी बातचीत नतीजों पर और साथ साथ बलरामपुर चीनी के नतीजों पर बात करेंगे एमडी विवेक सरावगी साहब से। इसके अलावा 10:30 बजे मितेश ठक्कर और सुमीत जैन जुड़ेंगे हमारे साथ। तो सुमीत जैन और ठक्कर साहब से बातचीत होगी वायदा बाजार की स्ट्रैटेजीज और आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने पर फोकस होगा। और रोज की तरह 11 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा जी। तो आपकी तमाम क्वेरीज पे फटाफट सलाह उनसे लेकर आएंगे। इस बीच एडवांस एंजाइम के नतीजों पर जुड़ेंगे इस कंपनी के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर पीयूष राठी भी। तो एक्शन पैक्ड होने वाला है अगला 1.5 घंटा आपके लिए। लेकिन पहले रुक कमोडिटी मार्केट्स का। पिछले हफ्ते ओपेक की बैठक के बाद से कच्चे तेल में लगातार गिरावट जारी है। नामेक्स पर आज क्रूड का दाम $50 के नीचे फिसल गया है, जबकि ब्रेंट में $52 के नीचे कामकाज हो रहा है। इस महीने के ऊपरी स्तर से भाव करीब 5% लुढ़क गया है। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का रिग काउंट बढ़कर अप्रैल 2015 के स्तर पर चला गया है। ऐसे में वहां उत्पादन बढ़ने की संभावना है और इसीलिए क्रूड की कीमतों पर दबाव है। इस बीच सोना एक महीने के ऊपरी स्तर पर फिर से पहुंचा है, उस लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा और कॉमेक्स पर यह $1265 के आसपास कामकाज कर रहा है। चांदी भी $17 के ऊपर जाकर सुस्त पड़ गई है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में मानसून गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 12 से 24 घंटे में कभी भी केरल में दस्तक दे सकता है। इस पूरे हफ्ते के दौरान केरल में भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी हुई है। ऐसे में देखते हैं आज कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग किन लेवल्स पर होती है। सबसे पहले तो इस बीच एक और इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ कमोडिटीज पर फोकस होगा, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। क्या था डिटेल्स? $210 का इश्यू प्राइस, 8.5 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबी 8.5 गुना, एचएनआई 10.5 गुना और रिटेल ने भी बढ़ चढ़ के खरीदा है। 6.5 गुना के आसपास रिटेल का सब्सक्रिप्शन था। इश्यू प्राइस जो है $210 का, उसमें मैं कैलकुलेट कर रहा था इस कंपनी का मार्केट कैप आना चाहिए 750 करोड़ रुपए के आसपास। उन लेवल से इंडिकेटिव प्राइस तो है कि शायद ये 5-5.5% नीचे खुलता हुआ नजर आएगा, यानी कि $11 अपने इश्यू प्राइस के नीचे खुलने की गुंजाइश लग रही है। तो ये दिक्कत वाली बात, किसी का पैसा नहीं बनेगा शायद इस आईपीओ में, लेकिन फाइनेंशियल मोमेंटम स्ट्रांग था। गुजरात की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये ध्यान रखें। पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड has been listed। ₹20 नीचे लिस्ट होती हुई 9-10% का झटका लगता हुआ ₹210 की इशू प्राइस से ये स्टॉक इस समय कम से कम ₹18 नीचे कामकाज कर रहा है। इस बीच कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल, ध्यान रखें कमजोर शुरुआत हुई हफ्ते की इंटरनेशनल मार्केट्स में, भारतीय बाजारों में भी आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। शायद हल्के प्रेशर के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए, क्योंकि बीता हफ्ता हमने देखा था कच्चे तेल के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। वो ओपेक नॉन ओपेक देशों का सहमति बन गई, उसके बाद से मुनाफा वसूली का दबाव हावी होना शुरू हुआ। और दूसरी बात ध्यान रखें, अमेरिका में रिग काउंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा था लगातार 19वां स्ट्रेट हफ्ता है अमेरिका में रिग काउंट्स बढ़ने का, जो अब तक के इतिहास में इससे बड़ा रन एडिशंस का नहीं हुआ है अमेरिका में। तो वो प्रेशर बनाया हुआ, और इससे पहले जो प्रोडक्शन कट हुआ था उससे अब तक हमने देखा कच्चा तेल $50 के मीनिंगफुली ऊपर गया भी नहीं है। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और मुनाफा वसूली का दबाव। भारतीय बाजारों में हालांकि फ्लैट शुरुआत होती हुई 3216 के लेवल्स। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। सोना आ गया 15 ऑलमोस्ट 40-45 रुपए की कमजोरी है, 28,845 के लेवल्स हैं। अच्छा, सोना बीते सेशन में इंटरनेशनल मार्केट्स में 1% उछला था, उसके बावजूद कंसोलिडेट कर रहा है, प्रेशर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक स्मॉल रेंज मिसाइल छोड़ी है,
टेस्ट कराया उसका, उसके बाद से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जापान के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से साउथ कोरिया में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क को बढ़ाता हुआ, और ये साउथ कोरिया की टेस्टिंग बावजूद इसके कि धमकी दी गई है एडिशनल सैंक्शंस लगाए जाएंगे तमाम इंटरनेशनल प्रेशर्स के बावजूद, 36 रुपए की महज कमजोरी है पिछले सेशन के तगड़े उछाल के बाद। चांदी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, वहां पे देखिए आप 25 रुपए के आसपास का उछाल, 40,116 के लेवल्स पे इस समय कामकाज होता हुआ। नेचुरल गैस एक बार देख लीजिए, उसके बाद बेस मेटल्स की बात करेंगे। 2% नीचे खुलता हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में भी एग्जैक्टली 2% की कमजोरी थी। जब मैं अंदर आ रहा था स्टूडियो में तब मैं चेक कर रहा था, 210 रुपए के आसपास शुरुआती टेक्स आते हैं। बेस मेटल्स अब आपकी स्क्रीन पर, कॉपर के साथ शुरुआत 1/4 से 1/3% का दबाव, 1 रुपए नीचे खुलती हुई 366 रुपए 35 पैसे पे शुरुआती कामकाज। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं फ्लैट 15 पैसे के आसपास का दबाव है, 125 रुपए 75 पैसे, तो ऑलमोस्ट प्रीवियस सेशन के आसपास कामकाज होता हुआ। लेड भी सपाट है, 10 पैसे की मामूली कमजोरी, 136 के लेवल्स के आसपास यहां पे कामकाज की शुरुआत। निकेल में लेकिन 1/3% का दबाव है। तो बेस मेटल्स फ्लैट और स्लाइटली लाल निशान में खुलते हुए, तो कमजोरी सुस्ती के साथ यहां पे कामकाज की शुरुआत होती हुई। जिंक भी देखिए आप 1/4% के आसपास का दबाव है। एग्री कमोडिटी सोयाबीन 1% नीचे 27 रुपए का दबाव, 27-34 के लेवल्स पे शुरुआती कामकाज होता हुआ। क्विकली आगे मूव करेंगे। मस्टर्ड सीड में 14 रुपए के आसपास का दबाव है, 1/3% की कमजोरी के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई। ग्वार सीड में 1/3% का दबाव है, 11 रुपए की कमजोरी, 35.27 के शुरुआती टिक्स आते हुए। हल्दी 4 रुपए की कमजोरी, 54.20 के लेवल्स पे शुरुआती कामकाज। जीरे में 30 रुपए का दबाव है, 17,850 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआती टिक्स आते हुए। और एक बार रुपया देख लीजिए, उसके बाद गैस के साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। रुपया 10 पैसे के आसपास कमजोरी थी, आपको याद होगा प्रीवियस सेशन था 64.44 के लेवल, 64.56, अब 12 पैसे के आसपास की कमजोरी के साथ रुपया कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग समझने और आज की स्ट्रैटेजीज में बातचीत करने के लिए मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देवरा साहब मेरे साथ आज जुड़ते हुए। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, पहले तो कच्चा तेल, क्या रीजन है इस प्रेशर का? क्या वो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव कंटिन्यू होता हुआ और साथ साथ अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अमेरिका से जिस तरह के रिग काउंट के आंकड़े आ रहे हैं, क्या ये प्रेशर कंटिन्यू होगा? क्या अभी भी इक्वाली करने के मौके हैं? इवेंचुअली आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं सर? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक अगर आप देखें तो $50 के ऊपर नाइमेक्स सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स में जो 25 मई को प्रोडक्शन कट की सहमति बनी है, उसमें यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन कट के कोई चांसेस नहीं है। जो स्टेटस को मेंटेन है, जो कट है वही कंटिन्यू करेगा। दूसरा बयान यूएस से जो आया कि 2018 से 2027 तक वो 50% ऑफ देयर रिजर्व्स वो ओपन मार्केट में बेचेंगे, तो ये सब फिलहाल के लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और मुझे लगता है प्राइसेस फिर से हो सकता है $46 तक देखने को मिले। तो उछाल कोई भी मिले यहाँ पे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 46 से नाइमेक्स के लिए मान के चलूं ना? जी, मैं नाइमेक्स की बात कर रहा हूँ। $46 तो 31-40 तक का लेवल पॉसिबल है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्रूड दिखा दे। अच्छा, और सोने और चांदी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उसका कोई ऐसा तो नहीं सोना चमका है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले सेशन के उछाल के बाद कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? देखिए, गोल्ड में अगर आप टेक्निकली देखें तो $1264 कॉमेक्स का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन था। मार्केट फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा है, तो यहाँ पे बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक पुल बैक देखने को मिले और $1290 का लेवल भी रीटेस्ट हो फिर से। दूसरी तरफ इस पे सपोर्ट भी मिल रहा है, जो छोटी मोटी जियोपॉलिटिकल खबरें आ रही हैं, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट वगैरह, तो फिर इसके कारण मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेजी का रुख रह सकता है। हालांकि अगर जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अब 2 ही दिन बचे हैं प्रॉपर ट्रेडिंग के, उसके बाद ये टेंडर पीरियड पे चला जाता है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की रणनीति रखें तो 28,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाई करके चला जा सकता है। 29,100 के ऊपर तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा रवि, एग्री कमोडिटीज में क्या सलाह होगी, कहाँ बनेगा पैसा सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में लग रहा है कि ज्यादातर बिकवाली का ही कारोबार मार्केट में बना रहेगा। उसके 2 रीजन है। इंटरनेशनल कमोडिटीज पे भी एक कॉटन सोयाबीन से नेगेटिव न्यूज फ्लो है। साथ में बात करें तो डोमेस्टिक भी मानसून का अराइवल ऑन टाइम है, तो लग रहा है कि हायर लेवल से ईच एंड एवरी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों कमोडिटीज बना रहेगा। पहला मेरा कॉल सीपीओ में शॉर्ट का रहेगा। इंट्राडे में ये 509 तक के दिख सकता है। तब तक 520 रुपये 40 पैसे के ऊपर स्टेबल रहता है। सही पोजीशन बना है। सोयाबीन में सोयाबीन के जो चाइना की
वो 2014 के बाद में लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है, तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन में मेरा शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे 2770 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 2862 रहेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 2700 तक के टारगेट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सोयाबीन दिखा सकता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। कच्चे तेल में बिकवाली करने के मौके 31-40 तक का लक्ष्य होगा और इवेंचुअली नाइमेक्स 46 तक जाता हुआ नजर आता है। जय को सोने में खरीदारी करें, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वर्ड ऑफ कॉशन था। 28,700 का स्टॉप लगाएं और खरीदारी करें। सोयाबीन और सीपीओ यानी कि क्रूड पाम ऑयल दोनों में बेचने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद काफी एक्शन पैक्ड होने वाला है। तत्काल ट्रेड आइडिया, मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल जुड़ेंगे, पीएसपी प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट जुड़ेगा और एक एनालिस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में जिसने पैसा लगाया था उसकी अब रणनीति क्या। ये सब इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है इस वक्त के तत्काल ट्रेड आइडिया को जानने का। और इस वक्त तत्काल ट्रेड आइडिया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा की तरफ से। उनका मानना है डिश टीवी खरीदारी करें। ध्यान रखें, रिजल्ट्स के बाद अच्छा प्रेशर आया था स्टॉक में, रिकवर होने की कोशिश में 81 का स्टॉप लगाएं, 87 के टारगेट्स आपको जल्द नजर आएंगे। लेकिन अब वापस फोकस करिए आज की लिस्टिंग पे। वो आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए। 210 रुपए का इश्यू प्राइस था। लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक एनएसई पर 190 रुपए तक फिसल गया था और अब वापस एक स्मार्ट रिकवरी ऑलमोस्ट अपने इश्यू प्राइस की तरफ बढ़ता हुआ 207 रुपए के आसपास यहां पे इस समय कामकाज होता हुआ। इस कंपनी की योजनाओं, आगे के आउटलुक, आगे के फाइनेंशियल्स बातचीत करने के लिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स के सीएमडी और सीईओ मिस्टर पीएस पटेल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। पटेल साहब, कांग्रेचुलेशंस, स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू होता हुआ सर आपका। अच्छा, ये कंपनी के बारे में तो हम जानते हैं क्योंकि आपसे आईपीओ का टाइम बात हुई थी। गुजरात बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब तक का रन रेट बड़ा स्ट्रांग है आपकी कंपनी का। आय में 27% सालाना की दर से बढ़त, मुनाफे में 32%। पर ये हिस्ट्री है सर। अब आप हमसे आगे की बातचीत कर सकते हैं, तो मुझे बताएं FY18 आगे की ट्रेजेक्ट्री, स्पेसिफिकली अगला साल कैसा रहने वाला है, किस तरह के फाइनेंशियल्स की मैं उम्मीद करूं आपसे। FY18 सर, इफ यू नो ऑन दैट डे, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अभी ऑर्डर बुक 729 करोड़ की है। सो 12 से 14 महीने का पीरियड हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का रहता है। सो प्रोबेबली 700 करोड़ का टर्नओवर हम पहुंच पाएंगे 2018 में। और EBITDA एंड पैट विल बी रिमेन ऑन द सेम पैरामीटर्स। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो 32% का जो साल दर साल उछाल देखने को मिलता है वो कंटिन्यू रहेगा FY18 में, है? यस सर। चलिए, तो मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, मैनेजमेंट इस बात की कॉन्फिडेंस दिलाता हुआ। अच्छा, आपकी बुक्स पे ऑलरेडी सरप्लस कैश है 70 करोड़ रुपए का। 150 करोड़ रुपए आप फ्रेश इशू के जरिए और जुटाने वाले हैं, तो बहुत तगड़ा कैश रिच होने वाली है आपकी बैलेंस शीट सर। हम सबकी नजर रहेंगी इसकी यूटिलाइजेशन पर। इस समय क्या प्लान्स हैं? ये जो इतना तगड़ा कैश ऑलरेडी होने के बाद जो आईपीओ आया है, अब इस कैश की प्रोसीड्स क्या होंगी, क्या यूटिलाइजेशन होगा? सर, हमारे पास जो कैश पड़ा है ऑलरेडी वी आर यूटिलाइजिंग एज इट इज मोस्ट ऑफ द कैश इज सारी कैश हमारी एफडी के फॉर्म में है और वो कैश हम ओडी के हिसाब से वर्किंग कैपिटल में अभी लोग हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो नई कैश आने वाली है उसको हम लोग बैंक गारंटी फैसिलिटी हमारी स्ट्रेंथन करने के लिए यूटिलाइज करने वाले। जो कैपेक्स हमने गिना है 50 करोड़ का, वो ओवर ए पीरियड ऑफ 2 साल में यूज होगा। सो ग्रेजुअली वो मनी यूज होगा। सो प्रेजेंटली वी आर पुटिंग ऑल मनी इनटू एफडी। अच्छा, जाते एक सवाल, आईपीओ से पहले मार्जिन में बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। FY16 में मार्जिन से 9.5% के EBITDA मार्जिन और FY17 के 9 महीने में उछल के 15-15.5% पहुंच गए सर। मार्जिन किन लेवल पे सस्टेन होंगे आगे? नहीं सर, इसमें क्या होता है, हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं। प्राइवेट में भी क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट विद सीमेंट स्टील होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट विदाउट सीमेंट स्टील होते हैं। सो हम लोग के जो कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टॉप लाइन में मटेरियल पार्ट में सीमेंट स्टील इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे हमने अभी हीरानंदानी का प्रोजेक्ट किया, ये SEZ में प्रोजेक्ट था, तो सीमेंट स्टील 2 मेरे ऑर्डर में था।
ऑर्डर मेरा 42 करोड़ का था, बल्कि मेरी टॉप लाइन लैंड हुई 29 करोड़। उसकी रीज़न है कि जब मटेरियल पार्ट वो लोग दे देते हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट उनके पास जाता है। तो इस रीज़न से हमारी टॉप लाइन बॉटम लाइन पे परसेंटेज इफेक्ट आती है, क्योंकि टॉप लाइन में मटेरियल इंक्लूडेड नहीं होता। आप जनरलाइज सेल देखोगे तो देन इट विल बी एट द सेम रेट। तो आप पिछली बार आए तब भी मैंने कहा था आपने टेबल पे बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए सर, आपको भी अफसोस हो रहा होगा। लिस्टिंग नहीं अच्छी सर, लगती है तो मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता है। या सर, और इफ यू स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द मार्च रिजल्ट आने के बाद सब वापस बातचीत करूंगा, तब आगे के आउटलुक पे भी डिटेल में चर्चा होगी। चलिए धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेचुलेशन एक और बार। अब तो हर क्वार्टर में आपसे बातचीत शायद होती रहेगी, लेकिन ये कंपनी जिन्होंने पैसा लगा लिया है, इशू प्राइस के नीचे कामकाज कर रही है, इसमें अब रणनीति क्या हो? ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। संदीप सर, लगा डाला, बड़ा यूफोरिया था बीच में, आईपीओ का खूब तगड़ी लिस्टिंग हो रही थी, तो इसमें भी रिटेल ने 6-7 गुना के आसपास सब्सक्राइब कर डाला, अब क्या करूं? हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, एक यूफोरिया तो हुआ आईपीओ का, और जब से डीमार्ट का आईपीओ आया तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा और एपिटाइट बढ़ गया। बट साथ साथ एक कॉशन देना जरूरी है। मैंने आपके चैनल पे भी इस पर्टिकुलर कंपनी को रेकमेंड नहीं किया था, और एक एस चांद का भी एक एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इन्वेस्टर्स को। पहले ये राय है कि वैल्यूएशंस को देखना बहुत जरूरी है। ये कंपनी बहुत अच्छी थी, गिफ्ट सिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने इनके प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी में बीएसए का जब लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो वहां पे विजिट भी किया हुआ, बहुत अच्छा काम करती है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज वेरी इंप्रेसिव, 44% भी है। डेट टू इक्विटी रेशियो इंफ्रा कंपनीज में कम रहता है, ज्यादा रहता है, यहाँ पे काफी कम है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, ये सारे प्लस पॉइंट्स है। और कैगर भी बहुत अच्छा रहा, 5 ईयर कैगर 32%, नेट प्रॉफिट सेल्स 27%, और सारे फ्रंट पे अच्छा था। बट भाव, हर चीज का एक भाव होता है, और वो भाव काफी महंगा था इस पर्टिकुलर स्टॉक का। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे अगर देखें तो एज कम्पेयर टू पीयर्स ये करीब डबल पे है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर 15-20% ये नीचे मिलता है तो जो फंसे हुए हैं वो लोग एवरेज कर सकते हैं, और जो नया निवेश करना चाहते हो कम से कम 30% का यहाँ से फॉल वेट करे, 150-160 का एक रेंज आएगा, तो यहाँ पे निवेश करें। तो अच्छी कंपनी, भाव वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा मांग लिए, करेक्शन आए तो और खरीदारी करें, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो यहाँ से 20-30% के आसपास का करेक्शन आए, तब वहां पे निवेश अट्रैक्टिव होगा इस कंपनी को लेकर। संदीप सर धन्यवाद आपका। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। अब तक मैंने राकेश बंसल साहब से बातचीत नहीं करी है। मार्केट्स इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड हैं, तो मार्केट्स पे बातचीत होगी राकेश सर से, और उनकी कॉल भी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और अब भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास आ गए। हालांकि हमने जब शुरुआत करी थी तो शुरुआत में ही हमने फिर से एक नया कीर्तिमान एस्टैब्लिश करा। अब तक के सबसे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 9622 के उन लेवल से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास अब हम दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर और बढ़ता हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए, और इसीलिए मार्केट ब्रेथ बिगड़ती हुई अच्छी खासी 1:3 का रेशियो है। 75% शेयर जितने ट्रेड हो रहे हैं इस समय अब लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए, और जबकि यूएस से आज कोई क्यूज नहीं आ रहे तो मुझे लग रहा था एक अच्छा प्लेइंग ग्राउंड होगा भारतीय बाजारों के लिए। आज यूएस मार्केट्स बंद हैं, उसके बावजूद ये प्रेशर आता हुआ, तो ऊपरी तरह से थक रहे हैं बाजार इस समय। ऐसे में रणनीति क्या हो? आरके ग्लोबल के राकेश बंसल मेरे साथ जुड़ते हुए। राकेश जी, चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? अभी तक तो किसी भी गिरावट, किसी भी कंसोलिडेशन में मैंने खरीदा होता तो सब बल्ले बल्ले था, पैसा बन जा रहा था। अभी भी यही रणनीति अपना लूं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, डेफिनेटली यही रणनीति अपनानी चाहिए। निफ्टी ने एक बड़ा अपमूव पीछे 2 दिनों में दिखाया है। पीछे गुरुवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार को नीचे में 9350 एक अच्छा बेस है। कुछ भी करेक्शन अगर डीपन होती है, 70-80 पॉइंट्स की करेक्शन आती है तो खरीदने के स्तर होंगे। और जिस तरीके से निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, आश्चर्य नहीं होगा आशीष जी अगर ऊपर में 9700 के लेवल्स भी देखने को मिले। और एक दिक्कत वाली बात यह है कि आज जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत तगड़े हैं, तो मार्केट ड्यूली पनिश कर रहा है स्टॉक्स को। रिलायंस कम्युनिकेशन बॉन्ड इश्यूज, टेक महिंद्रा, सन फार्मा रिजल्ट्स रिलेटेड प्रेशर, सीजी पावर 11% नीचे, ये स्टॉक्स की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है, और इससे मैं वायदा वाले स्टॉक्स कह रहा हूं। राकेश जी, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे? देखिए आशीष जी, जो जितने स्टॉक्स के आपने नाम लिए इसमें 2 स्टॉक्स, एक तो सीजी पावर और दूसरा टेक महिंद्रा, जो कि अप ट्रेंड के अंदर थे, जहां एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। यहाँ किसी ने अगर तेजी की पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो पहला एक बाय कॉल रहेगा, एक मिड कैप काउंटर
टाइम टेक्नोप्लास्ट पर काफी स्ट्रांग आशीष जी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है इसी सप्ताह इसमें 150 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 126 के स्टॉप लॉस के साथ टाइम टेक्नोप्लास्ट को 150 के लक्ष्य के लिए खरीदने की राय रहेगी। दूसरा आशीष जी एक बाय कॉल रहेगा टाटा स्टील पर। इसने फ्राइडे के सेशन में एक मेजर नेकलाइन 508 509 की एक मेजर नेकलाइन को क्रैक करा है और एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। 495 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, 560 के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील को खरीदने की राय रहेगी। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा आशीष जी अशोक लीलैंड पर। काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसने भी एक मेजर नेकलाइन को क्रैक करा है शुक्रवार के सेशन में और मुझे लगता है स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए 87.5 के स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, तो किसी भी कमजोरी में खरीदारी करें। निफ्टी में 9700 तक के टारगेट नजर आते हैं। अशोक लीलैंड, टाटा स्टील जैसे दिग्गज और टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसे शेयरों पे दाव लगाया जा सकता है। राकेश सर धन्यवाद आपका और सॉरी आपको काफी देर वेट कराने के लिए, काफी ज्यादा चीजें आ गई थी आज बुलेटिन में, लेकिन धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार की स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बात। ऊपरी स्तर से फिसला बाजार, मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा टूटा। 9600 के नीचे फिसला निफ्टी, बैंक शेयरों में बिकवाली बढ़ी। पीएसपी प्रोजेक्ट की कमजोर लिस्टिंग, एनएसई पर 210 के इशू प्राइस के मुकाबले 190 पर हुआ लिस्टिंग के बाद 5% फिसला शेयर। टेक महिंद्रा का मार्जिन सिर्फ 8%, ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने रेटिंग घटाई, शेयर 13% टूटकर 43 महीनों के निचले स्तरों पर। सन फार्मा के मार्जिन से भी निराशा, सीएलएसए ने रेटिंग घटाकर सेल की, लक्ष्य भी घटाया, 500 रुपए का टारगेट दिया, शेयर में 12% का नुकसान। मुनाफे से घाटे में आई अदानी पावर, शेयर 7% टूटा। मार्च तिमाही में रिलायंस कम्युनिकेशन का घाटा भी बढ़ा, बिक्री में 64% की गिरावट, तो शेयर 13.5% नीचे। और आज निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। बीपीसीएल, एलएनटी और बिंदु फार्मा के नतीजों का इंतजार। कोल इंडिया, एनटीपीसी और पावर ग्रिड पर भी रहेगी नजर। और आज केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, अंडमान, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज पर एक खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता सावंत। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है, और साथ ही 7045220000 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बाजार पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नतीजे जो आए उस पर बात कर लेते हैं। बलरामपुर चीनी हमारे रेडार पर है। कंपनी का मुनाफा 104% बढ़ा है, वहीं आय 11% बढ़ती दिखाई दी। हालांकि मार्जिन के मोर्चे पर काफी निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी विवेक सरावगी। सरावगी साहब, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। मार्जिन्स हम देख रहे हैं इस बारी काफी पुअर आउटलुक यहाँ पर आता दिखाई दिया है, स्थिति थोड़ी सी नरम पड़ती हुई। क्या खास वजह रही है और यहाँ से आगे आपको क्या लग रहा है, क्या बेहतरी देखने को मिलेगी? कॉस्टिंग की स्थिति कैसी रहेगी खासकर चीनी की? आपका थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं देखिए रिजल्ट्स को पूरे साल के संदर्भ में देखना चाहूँगा, बिकॉज सीजनल इंडस्ट्री क्वार्टर की एनालिसिस सही नहीं होती है, क्योंकि कभी सीजन पहले चालू होता है, कभी बाद में, सो साल भर में आप अगर सेक्टोरल ब्रेकअप देखें, दैट्स द राइट वे टू लुक एट इट। शुगर प्रॉफिट फॉर द ईयर, एंड ये प्री टैक्स और प्री इंटरेस्ट लेवल पे है, 557 करोड़ शुगर का प्रॉफिट है, 157 करोड़ डिस्टिलरी का प्रॉफिट है, 118 करोड़ 157 कोजेन और 118 डिस्टिलरी, 831 का टोटल जोड़ है। इसमें 55 करोड़ का इंटरेस्ट और 41 करोड़ का खर्चा जो अनएलोकेबल एक्सपेंस है, जो कि कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होता है, इसको घटाने से 734 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट आता है। टैक्स के बाद 588 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है।
सो क्वार्टर को ना देखें, साल को देखें, एंड यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट फॉर द ईयर। आपका दूसरा सवाल था आगे कैसा लगता है, कॉस्टिंग क्या है। हमारे बैलेंस शीट में 61.6 लाख बैग्स को हम कैरी कर रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 3129। अभी करंट मार्केट प्राइसेस 37 रुपीज हैं। एज वी मूव अहेड, डिमांड सप्लाई का बैलेंस एकदम सही लगता है, ना शॉर्टेज लगती है ना सरप्लस लगता है। क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख इंपोर्ट के बाद 40 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक लगता है, और आगे के साल में 250 लाख का भी अगर प्रोडक्शन होता है, जिसका मेरा पर्सनल अनुमान हो सकता है, उतना ही कंजम्पशन लगता है। तो अपने अगर नेक्स्ट 18 महीने या 13-14 महीने देखें तो वेरी वेल बैलेंस शुगर मार्केट आगे लगती है, जिससे द प्राइसेस वुड रिमेन पॉजिटिव डायरेक्शन। बट आई एम नॉट सेइंग कि शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज नहीं होने के कारण कोई अफलातूनी तेजी भी नहीं लगती, बड़ा वेल बैलेंस्ड शुगर इकोनॉमी लगता है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि ग्लोबल प्राइसेस जो है वो एक साल के लोस पर है, उसका कितना इम्पैक्ट फिर डोमेस्टिक मार्केट पर बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, ग्लोबल प्राइसेस का जीरो इम्पैक्ट है, क्योंकि 5 लाख टन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करना था उन्होंने कर दिया, एंड दैट इज ऑल विच इज अलाउड टू एंटर एट जीरो ड्यूटी। ठीक है, ये भी बताइए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो रंगराजन साहब का फॉर्मूला है उसी पर चीनी की प्राइसेस निर्भर करेंगी। क्या कुछ अपडेट आ पाया है और क्या आप संतुष्ट होंगे फिर अगर वो डिसीजन लेती है सरकार? देखिए, जो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी बेनिफिशियल पार्ट्स ऑफ कर्नाटक महाराष्ट्र फॉर्मूला है उन पे वो गौर फरमाएंगे, मोलासेस पॉलिसी पे गौर फरमाएंगे और एक स्टेबल होलिस्टिक शुगर पॉलिसी की तरफ देखेंगे। सो उनसे जो बातें मिलके लगी वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन कोई डिसीजन आने की उम्मीद है नियर टर्म में, या फिर क्या कोई टाइमलाइन आप दे पाएंगे? देखिए, गन्ने का दाम फिक्स होने का टाइम है अक्टूबर नवंबर, तो आई डोंट थिंक कि मई के या जून के महीने में कोई डिसीजन आएगा, और न ये भी उम्मीद नहीं करता हूं कि जुलाई अगस्त में आ जाए। तो जो गन्ने की प्राइस का समय है उसी समय के आसपास मेरा अनुमान है कि डिसीजन आएगा। सितंबर अक्टूबर तक वो डिसीजन आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये फिलहाल परफॉर्मेंस बलरामपुर चीनी का, जैसे उन्होंने कहा कि कॉस्टिंग नियंत्रण में रहेगी। करंट जो प्राइस है वो करीब 37 के आसपास है और इसी को मेंटेन करने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। अपडेट आ रहा है मॉनसून पर। असम मेघालय में भारी बारिश, यहाँ पर आंधी और बारिश की चेतावनी है, तटीय बंगाल पर भी। तो ये अपडेट आता हुआ इनफैक्ट मॉनसून दस्तक दे रहा है, इसके पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज ही इनफैक्ट एक्सपेक्टेड था ये केरल के तट तक पहुंचेगा। और ये फिलहाल अपडेट्स बाजार के लिए एक पॉजिटिव मूड ज़रूर पैदा करते दिखाई देंगे। कुछ और कंपनियों पर हम बात करेंगे ज़रूर और साथ ही एक अपडेट भी लेंगे यहाँ से आगे किस तरह की चाल मॉनसून की दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारे साथ हमारे दो जानकार, सुमित जैन बताएंगे आपको वायदे बाजार में आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, और मितेश ठक्कर से समझेंगे टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। आज हालांकि हम देख रहे हैं बाजार 9622 के हाई को छूकर थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई जरूर दिया है। क्या सलाह होगी मितेश, कैसे ट्रेड करें इस मार्केट को? ऊपरी लेवल्स पर फिर मुनाफा वसूली हावी हो रही है। अर्शदा, आई थिंक 2 दिन की रैली के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है और मुझे लगता है कि 95-30-20 का ब्रेकआउट लेवल था, तो एक पुल बैक भी आ सकता है। तो 95-50, 95-40 उस तरीके से बाइंग जोन बनता है। 95-20 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। आई थिंक रोज तो रैली नहीं करेगा ये मार्केट, परंतु हायर टॉप हायर बॉटम का जो पैटर्न है वो बना हुआ है, तो मुझे अभी टेंशन लगता नहीं है। और जब तक 95-20-30 का लेवल नहीं तोड़ेगा, आई थिंक इमीडिएट ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ट्राई करें कि उस पॉइंट के 15-20-25 पॉइंट ऊपर आप बाय करने की, अगर आपको पुल बैक्स मिलते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं और उन पुल बैक्स को बाय करने के लिए यूज़ करें। तो 95-50-40 के आसपास बाय करें और 9515, 9520 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और 9650, 9700 के टारगेट्स देखें। ओके, ये फिलहाल रहा है निफ्टी पर। सुमित, आप कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि ये सीरीज की शुरुआत में हमने 9600 के आगे के लेवल्स देख लिए हैं। अब क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बरकरार रखें या फिर आपको लग रहा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली पर भी जोर दिया जाए?
बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे हिसाब से बरकरार रखना चाहिए अपना एक तेज़ी का जो माहौल बन चुका है बाजार के अंदर। आज भी हम देख रहे हैं कि एक जो ओपन इंटरेस्ट जो है उसके अंदर 9700 की जो कॉल है उसका स्ट्राइक काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी राइटिंग हो रही है और पुट साइड में ज़्यादा कुछ खास राइटिंग नज़र नहीं आ रही है। इसके चलते दूसरी एक और पॉइंट है कि आज जो बाहर के बाजार हैं, अमेरिका का जो मार्केट है वो आज बंद रहेगा। इसके चलते एक जो ग्लोबल संकेत कुछ नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने हमें मिल रही है, बट स्टिल एक अप ट्रेंड का माहौल बना हुआ है मार्केट में और यहाँ पर मैं लॉन्ग करना चाहूँगा 9570 तक। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9534 के नीचे एंड इस ट्रेड के लिए टारगेट रहेगा 9677। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। 9677 के टारगेट के लिए पोजीशन ले, सुमित कह रहे हैं। एक और कंपनी पर फोकस करते हैं, मिड कैप स्पेस से ये एनबीसीसी। कमजोर आय के बावजूद कंपनी के मार्जिन्स में काफी सुधार देखने को मिला है, वहीं मुनाफे में भी हमने देखा है उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन रहा है। हमारे साथ हैं कंपनी के CMD अनूप कुमार मित्तल। मित्तल साहब, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर मैं देख रही हूँ, बिट्टा लेवल पर 212 करोड़ का परफॉर्मेंस जो उम्मीद से काफी बेहतर है, 173 करोड़ का मुनाफा, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट रहा है। ये भी नोट किया हमने कि आपका कॉस्ट काफी कम हुआ है, क्या उसी का फायदा बनता हुआ दिखाई दिया और इतना ड्रास्टिक गिरावट कॉस्ट में कैसे आ पाई है? देखिए, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर को छोड़ दीजिए, आप ईयर ऑन ईयर कॉस्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लास्ट क्वार्टर में माइलस्टोन की बेसिस पे पेमेंट मिलती है, जिसकी वजह से मुनाफा भी बढ़ता है या कभी कम भी हो सकता है। तो कंपनी को जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, तो ये माइलस्टोन्स का एक एडवांटेज है जो मिला है किसी क्लाइंट से। और जहाँ तक कॉस्ट की बात करें तो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट हमारी या ओवरहेड कॉस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, बढ़ी तो है ही नहीं। और यही हमारा आगे टारगेट है कि आय बढ़े और लेकिन हमारी जो ओवरहेड्स हैं वो कांस्टेंट रहें या कम रहें, क्योंकि हम एक फिक्स्ड मार्जिन पे काम करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें एक ही कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ सकता है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज कॉस्ट या ओवरहेड्स कम हो जाए, और उसी का एक रीजन है कि ये आप देख रहे हैं। तो क्या आगे ये एम्प्लॉय कॉस्ट या ओवरहेड्स कम होने की आशंका है क्या? एम्प्लॉयज कॉस्ट और ओवरहेड्स कम नहीं होंगे तो एटलीस्ट हमारा टारगेट ये बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आय जरूर हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 30% की आय के अंदर ग्रोथ होगी। तो अगर जो आय के अंदर 30% की ग्रोथ होती है और अगर आपके ओवरहेड्स कांस्टेंट रहते हैं जो पिछले साल में है, तो नेचुरली आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ईपीसी बिजनेस के मार्जिन्स में हम देख रहे हैं कुछ दबाव है, क्या वजह रही है सर, और क्या कुछ टर्न अराउंड आने की संभावना है इस बिजनेस में मार्जिन्स के लिहाज से आने वाले तिमाहियों में? बिल्कुल, ईपीसी, पहली बात तो ईपीसी सेगमेंट बहुत कम है, अगर आप देखें तो 2 से 2.5% का कंट्रीब्यूशन है। और ईपीसी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम बहुत स्पेशलाइज्ड काम करते हैं पावर प्लांट्स के अंदर, और वहाँ पेमेंट टर्म्स इस तरह से हैं कि वो स्टेज वाइज मिलती हैं। कुछ काम कंप्लीट होने के बाद ही मिलेंगी, चाहे आप खर्चा करते रहें। तो अगले क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे सडनली उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन से एकदम बढ़ गए। तो इसीलिए अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो उनके मार्जिन उसी हिसाब से मिलेंगे जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, एक ऑर्डर बुक पर भी अपडेट अगर आप हमें दे सकें, और कोई बड़े ऑर्डर्स जिसके लिए आपने बिड किया है? देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 32,000 करोड़ रुपए के हमने ऑर्डर्स लिए हैं। पिछले उससे पहले साल में 17,000 करोड़ के थे, तो आप समझ सकते हैं कि सडनली डबल का ग्रोथ हुआ है और 17,000 करोड़ के और इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट। इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब हमारा 25,000 करोड़ रुपए का टारगेट है कि हमें ऑर्डर मिलने चाहिए, और उसमें 3-4 रीडेवलपमेंट के हमारे पास ऑर्डर्स की बातचीत चल रही है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या PSUs से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टारगेट जो हमने इंटरनली फिक्स किया है 25,000 करोड़ रुपए का, वो इस साल में हम अचीव कर पाएंगे। तो एयर इंडिया के साथ आप लोगों की काफी बातचीत चल रही थी, कोई अपडेट है उस पर्टिकुलर डील पर? जी हाँ, एयर इंडिया के साथ हमारी एग्रीमेंट हुआ था, उस पर बातचीत चलती रहती है। अब एयर इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके कैबिनेट में ले जा रहे हैं वो अप्रूवल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर आपको जरूर एक खबर मिलेगी कि एक आध प्रोजेक्ट हम एयर इंडिया के साथ शुरू कर रहे हैं। और क्या साइज हो सकता है सर उस प्रोजेक्ट का?
जहां तक मुझे याद है इन प्रोजेक्ट्स का जो अभी बातचीत चल रही है उनका टोटल मिला के 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच। तो आपने जो 25,000 के प्रोजेक्ट का या फिर ऑर्डर बुक को गाइड किया है उसमें से ये आपने उसमें ऐड किया है ये या फिर ये एक एडिशनल होगा? नहीं, उसमें ऐड किया है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो दूसरी जगह देखेंगे, लेकिन ये ऐड किया है उसमें। ओके, ऑल द बेस्ट मित्तल साहब। एक बढ़िया तिमाही एनबीसीसी की और स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज देखिए नंबर्स के बल पर स्टॉक में हल्की बढ़त है, बाजार का मूड बिगड़ रहा है, इसीलिए ऊपरी लेवल से ये थोड़ा सा नुकसान खा रहा है। फटाफट ब्रेक में जाते जाते मितेश एनबीसीसी पर एक कॉल दे दीजिए क्योंकि 196 पर आ चुका है शेयर। अब जी देखिए यहाँ पर आई थिंक स्टॉक एक रेंज में है 180 से लेकर 201 की, और आई थिंक फिलहाल कोई रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल्स नहीं है, तो ऊपर की एंड की तरफ से ये नीचे आना चालू हुआ है। मुझे लगता है कि ये 190 और फिर उसके बाद 181 तक वापस आ सकता है और थोड़े टाइम इसी रेंज में रहेगा। ओके, थोड़े दिन के लिए और ये इसी में दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई जरूर देगा। 190, 196 या 198 के बीच ये फिलहाल है चाल एनबीसीसी की। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुमित और मितेश आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन से शेयर आज चुने हैं ट्रेड के लिए, और साथ ही एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हाजिर करेंगे। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में आज ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या ऑप्शंस के जरिए इस बाजार में ट्रेड बनता है? याद रखिए 9582 के लेवल्स अब निफ्टी पर देखने को मिले हैं, जहां पर आज सुबह में 9600 के पार हम निकले थे, उन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए हैं। सुमित जैन है हमारे साथ और साथ ही मितेश ठाकर। पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। बताइए सुमित, ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड निफ्टी पर कॉल है? जी, जैसा एक निफ्टी के ऊपर फ्यूचर्स के ऊपर अपना बाय कॉल था, उसी तरीके उसके साथ चलते हुए 9600 की जो कॉल है निफ्टी की जून एक्सपायरी की, उसे बाय कर सकते हैं 95 से 100 के बीच में। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके चले 77 के नीचे, और इसका टारगेट 160 तक पकड़ के चले। ओके, आप कह रहे हैं 9600 की कॉल लीजिए, 160 का टारगेट यहाँ पर मिलेगा। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 77 के आसपास। यह आपके लिए सलाह है फिलहाल ऑप्शंस में ट्रेड करने की। लेकिन स्टॉक्स पर बात करते हैं। बताइए मितेश, क्या ट्रेड दिख रहा है आज आपको? दो लॉन्ग कॉल्स होंगे हर्षता यहाँ पर। एक इंडिया बुल्स हाउसिंग में बाय करेंगे, यहाँ पर 1084 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये कैश के लेवल्स हैं, और 1145 यानी 1145 के टारगेट्स देखें। और दूसरा होगा कैश स्टॉक, जिसमें टाइम टेक्नो आई थिंक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न दिखा रहा है, तो वहाँ पर बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 134 का और टारगेट देखिए 149 की। ओके, टाइम टेक्नोप्लास्ट सिर्फ कैश में है, तो 149 के टारगेट के लिए आप खरीदे। 134 का स्टॉप लॉस लगेगा। और इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी 1145 के लिए ट्रेड बन रहा है तेजी का। खरीदारी की सलाह मितेश की है इन दोनों शेयरों पर। सुमित, आपने कौन से शेयर आइडेंटिफाई किए हैं? जी, मैंने जो दो शेयर आइडेंटिफाई किए, दोनों के दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स हैं निफ्टी के अंदर के। उसका बड़ा रीज़न यह है कि जिस हिसाब से मिड कैप के अंदर एक सेलिंग दिखाई पड़ रही है, जो बड़ी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है, उसके चलते मैं मिड कैप्स के साथ ही रहना चाहूँगा। मेरा पहला बाय कॉल है रिलायंस के जून फ्यूचर्स लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा करके रखे 1342 के नीचे, और इस ट्रेड के लिए टारगेट रख सकते हैं 1381 का। ओके, ये फिलहाल ट्रेड्स इस समय सुमित की ओर से आते हुए। रिलायंस में तेजी की पोजीशन लीजिए 1381, और आपने कहा HDFC में भी तेजी करनी चाहिए 1616 रुपए। ये फिलहाल 1616 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन। स्टॉप लॉसेस आप नोट करिएगा जरूर दोनों ही शेयरों पर। हम आपको ये डिस्क्लोजर भी दे दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है, और टीवी 18 और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। इंद्रजीत का सवाल लेते हैं अहमदाबाद से। उन्होंने भेजा है ओबीसी के 4 लॉट है, 182 की पोजीशन है, 145 पर आ चुके हैं भाव। काफी टाइम दिया इन्होंने इस ट्रेड को, लेकिन मुनाफा तो हो नहीं रहा है। बताइए सुमित, क्या किया जाए अब? जी, यहाँ से पिछले 2 सेशंस में ओबीसी ने एक काफ़ी ठीक ठाक सपोर्ट लिया हुआ है 144, 145 के जोन में। यहाँ पर ऐसा करें कि ये उसके जो सपोर्ट जोन लिया है उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को होल्ड करें, और एनीथिंग अबव 156 अगर इन मिले तो इन्हें एग्जिट कर सकते हैं।
156 के ऊपर निकले तो एग्जिट कीजिए। इतना आप रुके हैं तो अगली बारी स्टॉप लॉसेस के बारे में भी ख्याल रखिएगा इंद्रजीत। खासकर इस तरह के बाजार में स्टॉप लॉस लगाना बहुत अहम है। हम लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मितेश और सुमित से हम लेंगे इजाजत। आगे आशीष वर्मा जुड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब लेकर आएंगे प्रकाश काबा के साथ। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट टूटा। निफ्टी 9600 के नीचे फिसला। बैंक शेयरों में भी बिकवाली बढ़ी। पीएसपी प्रोजेक्ट्स की कमजोर लिस्टिंग। एनएसई पर 210 इश्यू प्राइस के मुकाबले 190 रुपए पर लिस्ट। लिस्टिंग के बाद 5% फिसला शेयर। टेक महिंद्रा का मार्जिन सिर्फ 8%। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने रेटिंग घटाई। शेयर 13% टूटकर 43 महीने के निचले स्तरों पर। सन फार्मा के मार्जिन से भी निराशा। सीएलएसए ने रेटिंग घटाकर सेल की। लक्ष्य भी घटाकर 500 रुपए किया। शेयर 12% तक टूटा। मुनाफे से घाटे में आई अदानी पावर। शेयर 6% कमजोर। मार्च तिमाही में रिलायंस कम्युनिकेशन का घाटा भी बढ़ा। बिक्री में 64% की गिरावट। शेयर 12.5% नीचे। आज निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे। बीपीसीएल, एलएनटी और बिंदु फार्मा के नतीजों का इंतजार। कोल इंडिया, एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी पेश करेगी नतीजे। और जल्द केरल पहुंच सकता है मॉनसून। अरब सागर में मॉनसून की हलचल बढ़ी। असम, मेघालय, तटीय बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। सोमवार की सुबह हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और आज मिक्स्ड कामकाज होता हुआ। इस समय तो एकदम फ्लैट है इंडेक्स के लिहाज से, यानी कि बेंचमार्क सेंसेक्स निफ्टी के लिहाज से, पर ब्रॉडर मार्केट्स में आज दबाव है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। मिड कैप्स में तो 1.5% से ज्यादा की कमजोरी है। ये पॉकेट निचले स्तरों से सुधरी है। एक समय तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास का दबाव हो चुका था और मार्केट ब्रेथ इसीलिए आज भी कमजोर है। 3:1 का रेशियो। हर एक बढ़ने वाले के सामने 3 स्टॉक्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं और शुरुआत अच्छी हुई थी। बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, उसके बाद वो स्लिप होना शुरू हुआ। दिन के हाईज हमने नए रिकॉर्ड हाईज बनाए। 9605 फ्राइडे का हाई था, आज 9622। अब तक का सबसे उच्चतम स्तर हमने बनाया, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए। उसके बाद ये स्लिप होते हुए नजर आए हैं और आज एक्सीडेंट्स बड़े तगड़े हैं। हालांकि ये अच्छे मार्केट के इंडिकेशंस हैं। जो कमजोर नंबर्स हैं उन्हें मार्केट्स ड्यूली पनिश कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन 13% नीचे। कॉम्पटन ग्रीव्स पावर 12% टूटा हुआ है। टेक महिंद्रा, सन फार्मा 12% नीचे है और एडीएजी पूरा पैक, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन इतने तगड़े दबाव में। आर पावर, आर कैप, आर इंफ्रा सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे तगड़े प्रेशर के साथ। हाई बीटा, डीएलएफ, जेपी एसोसिएट जैसे काउंटर्स 7-7, 8-8 टका झटकते हुए एक ही ट्रेडिंग सेशन में। इस तरह की कमजोरी है ब्रॉडर मार्केट में। मैंने जितने स्टॉक्स के नाम लिए, मैं कैश मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे वायदा वाले सारे स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं जिनकी इतनी तगड़ी पिटाई हुई है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन बहुत तगड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई होती हुई और लार्जली रिजल्ट्स रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट का ये इंपैक्ट आप देख रहे हैं। लेकिन चलिए, ऐसे में रणनीति क्या हो, ये हफ्ता कैसा पैन आउट हो सकता है, चार्ट्स पे क्या इंडिकेशंस हैं, मूड कैसा है। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ते हुए। प्रकाश सर हाय। मॉर्निंग गुड तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो सुबह ट्रेड लिया तो फंस गया हूं। बीता हफ्ता बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम था, लगा ग्लोबल मार्केट्स बंद होंगे, अमेरिका से आज क्यूज नहीं आएंगे तो सब अच्छा है, खाली मैदान है, खेलूंगा खूब। ये सब उल्टा पड़ गया सर, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। आज छुट्टी है वहां पर, आज शाम को है तो मैं सोचा आज क्यूज नहीं मिलेंगे तो आज मजा आएगा ट्रेडिंग में। करेक्ट। और कल चाइना में भी छुट्टी है। हाँ, तो 2 दिन वहां छुट्टी है, यहाँ पर छुट्टी है। इतना बढ़ने के बाद एक पॉज आता है जो आज दिख रहा है, ये पॉज है। गुड मॉर्निंग अब नहीं है, लेकिन कल परसों के लिए देखा जाए तो अच्छा मॉर्निंग है अब तक। मतलब ये कह रहे हैं आप आज कंसोलिडेशन है? एब्सोल्युटली।
आपके आज कंसोलिडेशन में वापस मोमेंटम आएगा। इतना बढ़ने का एक पॉज है, ये एक पॉज है, एक ब्रीदर है, लगता है यहाँ पर थोड़ी थम सकता है। अपमूव फिर भी ऑन है, जो टारगेट है 9660 का है वो बरकरार है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हो सकता है लो लेवल देखने को मिल सकता है 9500, 9530, ये एक जरूर है 9550, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से वीकनेस नहीं है। यूएस के, यूके के, ताइवान के, चीन के मार्केट्स आज बंद है। चीन के मार्केट्स तो कल भी क्लोज रहेंगे। यूएस में मेमोरियल डे के चलते छुट्टी है। तो अगर मैं ये सोच रहा था कि ग्लोबल मार्केट्स नहीं कामकाज कर रहे हैं तो अच्छा मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में होगा, तो गलत है, क्योंकि हमें एक्चुअली ग्लोबल क्यू से सपोर्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक वैल्यूएशन तो वैसे ही कंसर्न है इस समय बड़े बाजार के लिए। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी सर बातचीत करेंगे आप एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब से, तो सीधे वहां चलते हैं, उसके बाद स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे। आलोक सर, ओवर टू यू। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। हालांकि 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये मंत्रालय पूरे 3 साल आपके पास नहीं रहा है, इसलिए 3 साल का हिसाब किताब आपसे मांगना शायद थोड़ी ज्यादती होगी। फिर भी हमको उस पर चर्चा करनी है, मंत्रालय का हिसाब किताब होगा। उससे पहले एक मुद्दा जो चर्चा में इस वक्त और ज्यादा लोगों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है, उस पर बात कर लें। ये जो एनईईटी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल का, इसका विवाद चल रहा है और बहुत जोरों से चल रहा है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पर्चे जारी हो गए। ये कैसे हुआ, किसकी गड़बड़ी है, इस पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देंगे तो बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, उनको थोड़ी शांति मिलेगी। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जीआरई जीमैट जो दुनिया की विश्व स्तर की सबसे विश्वसनीय परीक्षाएं होती है सालों से, उसमें हर छात्र को पेपर अलग आता है जी। हर छात्र को पेपर अलग होता है, फिर भी कोई विवाद नहीं है। यहां भी विवाद नहीं है, क्योंकि एक इसके इक्वलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी एक राज्य में 2-3 प्रश्न संचों पर छात्र उत्तर देते हैं, क्योंकि कहीं समझो एक डिवीजन में एक पेपर लीक हो गया तो हर पेपर सेट पे 4 पेपर सेट तैयार रखे होते हैं हर केंद्र पर, और कहते हैं ए देना है, बी देना है या सी देना है। समझो ए लीक हुआ तो बी दिया जाता है। तो एक राज्य में स्कूल बोर्ड के एग्जाम में आज भी सालों से 2 अलग अलग प्रश्न संचों पर तो छात्र लिखते हैं, कभी कभी तो लिखते हैं, तब जाके उसका इक्वलाइजेशन का बहुत स्ट्रांग फार्मूला होता है और इससे किसी पर भी अन्याय नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि नीट में बिल्कुल किसी पर भी अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा और कोई भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। दूसरा, हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करने जा रहे हैं, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा व्यवस्था अपने देश में जल्दी आएगी। लेकिन तब तक या आज भी जो परीक्षा हुई है 11 लाख छात्रों ने दी, बहुत अच्छी दी। केवल एक जगह थोड़ा सा एक लड़की को तफ्तीश करने में जो थोड़ा सा अलग हुआ, तो उसमें भी 4 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया। देखो, ये आज के जमाने में नकल का इतना नए नए उपकरण खोजते हैं। छात्र में भी कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं कि जो नकल करने पर ही तुले होते हैं, तो उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दी थी, उसी के तहत किया। अब एक निश्चित है, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं क्योंकि मेरिट से एडमिशन होने में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट को धक्का लगता है, तो ये वो लोग चिल्लाएंगे जी। इसी तरह का एक दूसरा मसला जो इस समय चर्चा में है, वो है सीबीएसई के मार्क्स मॉडरेशन का मामला। बहुत आखिर में आके फैसला किया गया कि मार्क्स का मॉडरेशन इस साल नहीं होगा। उसके बाद वो अदालत में चला गया है मामला। अभी रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मॉडरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है बहुत साफ नहीं है, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उसमें भी इन्वॉल्व हैं। ये इतने लास्ट मिनट पे फैसले इस तरह के क्यों होने चाहिए? पहले तो आप भी जब इम्तिहान दिए होंगे तो मेरे पीढ़ी में तो यही है कि हम जो जितना लिखते थे उतने ही मार्क्स मिलते थे जी। कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। बाद में मुझे याद है 70 के दशक में यह आया कि भाई अगर 5 विषय में पास है और 1 विषय में फेल हो रहा है, तो उसको 2-3 मार्क ही अगर कम पड़ रहे हैं तो उसको ग्रेस मार्क देने चाहिए।
तो फिर ग्रेस का शुरू हुआ, फिर 3 का बजाय 5 हो गया, 5 का कुछ राज्यों में 7 हो गया, 7 का 10 हो गया, फिर 1 विषय के बजाय 2 विषय का हो गया, 2 का 3 विषय हो गया, फिर सभी विषयों में हो गया। करते करते 25 मार्कों पर हमने पासिंग लाके रखा है इन इफेक्ट। यह अच्छा है या बुरा है, यह समाज को सोचना है। दूसरा, उसके बाद आगे एक ये नया शुरू हुआ कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को समझ के उसको इक्वलाइजेशन के नाम पे अनेक तरह से मॉडरेशन का शुरू हुआ। और एक तीसरा हुआ कि जिसको 80 मिले उसको 90 करो, जिसको 90 मिले उसको 100 करो। इसको स्पाइकिंग ऑफ मार्क्स कहते हैं। वो कहीं किताब में नहीं लिखा है, रूल बुक में नहीं है, लेकिन हो रहा है। अब ये चलाना नहीं चलाना मंत्रालय नहीं तय करता, ये एकेडमिक कॉल है। सभी बोर्डों को एक साथ बैठकर शिक्षा के हित में क्या करना चाहिए ये तय करना चाहिए। मैं हमेशा एक कहता हूं, जैसे सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम हमने वापस लाई, मैंने दिसंबर 16 में घोषणा की कि 18 मार्च की परीक्षा वो होगी। तो हमने 1 साल नया सत्र शुरू होने से पहले 5 महीने बता दिया है। तो 17-18 के सेशन से होगी, 18 मार्च में परीक्षा होगी। तो इतना शिक्षा में कभी भी मिड टर्म आप अचानक कुछ बदलाव नहीं लाते हैं, लेकिन मॉडरेशन कोई अधिकार की बात नहीं है। मॉडरेशन और मार्क बढ़ाना यानी सब, आप पता नहीं है, आप आज स्थिति ऐसी हो गई 90% मार्क मिला, उस घर में शोक का माहौल है। ये जो आप बात कह रहे हैं जावड़ेकर जी, यही और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शिक्षा को लेकर कि अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग तरह की परीक्षाएं हैं, उसके बाद मॉडरेशन का सवाल है, कहीं स्पाइकिंग का सवाल है। और हो ये रहा है, अभी जो असर की पिछली रिपोर्ट आई थी जो बहुत चिंताजनक है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की चीजें पढ़ नहीं पाता है। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी, जरा अलग आऊंगा जी, नहीं मैं उसका अलग जवाब दूंगा जी। देखो, ये अब रिपोर्ट्स आने ऐसे बंद हो जाएंगे क्योंकि इस साल से हमने 3 नई चीजें शुरू की है आने वाले सत्र से। पहले तो लर्निंग आउटकम्स कि देखो, पूरा राइट टू एजुकेशन बिल का जोर इनपुट पे था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीचर सारे हो, उनको तनख्वाह पूरा मिले, उनकी क्वालिफिकेशन हो, ये जरूरी है। लेकिन यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे की काबिलियत में क्या वृद्धि हुई, और इसको हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हर कक्षा में बच्चे को विज्ञान का, गणित का, भाषाओं का क्या ज्ञान होना चाहिए, इसको डिफाइन किया, उसको कहते हैं लर्निंग आउटकम। तो अब ये हो गया कि और दूसरा भी हम कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं कि 5वीं और 8वीं में हम राज्यों को अधिकार दे रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट 2 बार चांस देकर भी फेल होता है, एक मार्च में परीक्षा होगी, फिर जून में होगी, जो फेल होंगे उनके लिए, वहां भी फेल करते हैं तो उसी कक्षा में रोकेंगे। तो अब ये नहीं होगा कि 7वीं का बच्चा 3री का पढ़ नहीं सकता, 6ठी का, 4थी का गणित नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। यही तो शिक्षा का सुधार मैं कर रहा हूं। हमारा चैलेंज है कि गवर्नमेंट स्कूलों का और सभी स्कूली शिक्षा का दर्जा में सुधार हो, क्योंकि आज दिल्ली के सीबीएसई रिजल्ट से एक साफ हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट अनेक प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लोअर लेवल से भारतीय बाजार में कुछ रिकवरी, इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, वो आपकी स्क्रीन पे आता हो। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलेंगे पुणे, और पुणे से अब मेरे साथ श्याम जी जुड़ते हुए। श्याम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मेरे पास टाटा एलेक्सी के 50 शेयर है, वो मैंने 1515 के एवरेज से लिया हुआ है। तो उसका क्या करें? ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है ना? नहीं, मेरा वैसा नजरिया 6 महीने का है। तो लॉसेज अच्छे हैं 6 महीने के हिसाब से। 170 रुपए नीचे चल रहा है सर इनकी बाइंग से, 6 महीने का टाइम होराइजन, क्या करूं? टाटा एलेक्सी होल्ड कीजिए, और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर उनको इन्होंने तय कर लिया है होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, लेकिन है वीक। यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो निकलने का मौका मिलता है तो निकल जाइए, और निकलने की जगह कितनी है? 1500 के आसपास।
दुर्गापुर चलते हैं और कजरी जी हमारे साथ जुड़ती हुई। कजरी जी हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछे मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2 शेयर है, एक जीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स है 48 के भाव से 200 शेयर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक? एडुकॉम एजुकेशन, ओके। और डिवीज लैब है, मैंने एवरेज किया हुआ है 700 के भाव के। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासे प्रेशर में है मैम। अच्छा, यही 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, या पोर्टफोलियो बाकी बेहतर है, ये दोनों दिक्कत कर रहे हैं? हाँ नहीं, फिर ये पहले तो लिया हुआ था वो तो ठीक ठाक था, लेकिन यही दोनों ही दिक्कत दे रहा है। ये 2 पेन पॉइंट्स हैं कजरी जी के पोर्टफोलियो के, प्रकाश जी, एडुकॉम और डिवीज लैब्स। क्या करूं? एडुकॉम से तो निकल जाना चाहिए और जितना पैसा मिलता है वो डिवीज में लगा लीजिए, क्योंकि डिवीज भी वीक है, लेकिन इतनी गिरावट के बाद अगर बाउंस मिलता है तो यहाँ पर सुधरने का मौका मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर नहीं। और डिवीज पे है तो वीक, यहाँ पर अपमूव मिल सकता है, लेकिन अपमूव में रेसिस्टेंस भी है। मौका मिलेगा निकलने का करीब अराउंड 700 के करीब, 650 के आसपास, वहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन है वीक। लेकिन जगह ऐसी है कि ज़्यादा डिवीज में गिरावट नजर नहीं आती। मैं फ्राइडे को एक स्पेशल शो भी कर रहा था रिजल्ट्स के ऊपर, तो जितने एक्सपर्ट्स आए थे वो कह रहे थे फार्मास्यूटिकल हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतनी पिटाई हो चुकी है इस पूरे पॉकेट की कि अब रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है। तो गिरी से गिरी हालत में 1 साल में तो आपको 20-25% का रिटर्न मिल ही जाएगा। तो आसान शब्दों में कजरी जी, एडुकॉम से तो निकल जाएं, रिवाइवल के कोई ज्यादा होप नजर नहीं आते, ना फंडामेंटली ना चार्ट्स पर। वहां से पैसा निकाल के जो पैसा आ रहा है उससे डिवीज लैब में एवरेज आउट करें। ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास बेहतर लगता है, इस होप में कि यहां से फार्मास्यूटिकल में ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, इवेंचुअली आपको अच्छे भाव या अपने लॉसेस रिकूप करने का मौका मिलेगा। लेकिन चलिए यहाँ पे एक ब्रेक के बाद एक और मैनेजमेंट जोड़ेगा। ध्यान रखें, रिजल्ट सीजन जोरों पर है। एडवांस एंजाइम के नतीजों पर इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर पीयूष राठी से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं एडवांस एंजाइम्स की, और रिजल्ट्स पे बातचीत करने के इस कंपनी के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर पीयूष राठी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। राठी साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। आप सबकी स्क्रीन पर इस कंपनी के Q4 रिजल्ट्स फ्लैश होंगे। आय में 7% का उछाल था, लेकिन मुनाफा 15-16% गिरा है इस कंपनी का, और उसकी बड़ी वजह कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। राठी जी, वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। इस बार वाकई मार्जिन में तगड़ा 1100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन, 50% के मार्जिन सब गिरकर ऑलमोस्ट 38-39% पे आ गए। क्या वजह थी इतना तगड़ा प्रेशर की सर? जी आशीष जी, हमारा जो बिजनेस का जो नेचर जो है थोड़ा अलग है। आपको पूरे सालाना जो बढ़त हुई है उस पर ध्यान देना होगा। सालाना तौर पे हमने 13% की बढ़त की है टॉप लाइन पे और 20% की बढ़त की है बॉटम लाइन पे। तो ये थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो आजकल क्या होता है सर, वैल्यूएशन इतने रिच हो गए ना कंपनियों के, तो हम लोग क्वार्टर बाय क्वार्टर ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं। अब मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं ये एबरेशन हो सकता है, आपके बिजनेस सीजनैलिटी होती होगी, चलिए मान लिया, तो फिर यहां से क्या वापस मैं 49-50% के मार्जिन रीइंस्टेट होते हुए देखूंगा जल्दी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, या वो लेवल सब मुश्किल है? ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा? ऑलरेडी एबिटा मार्जिन्स, हमारे जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, अगर आप सालाना तौर पे देखेंगे तो आपको 50% के आसपास ही मिलेंगे अभी। तो ये मार्जिन बरकरार है तमाम। ये बिजनेस जो है थोड़ा सालाना जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कभी आपको टॉप लाइन कम ज्यादा मिल सकती है, बट आपको सालाना तौर पे अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी इसमें। अच्छा, यूएस को लेकर कोई पेन, कोई प्रॉफिट में प्रेशर, क्योंकि आपके लिए तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट यूएस है। साथ साथ एक और सवाल क्लब कर लेता हूँ, क्योंकि सब लोग इस चीज पे पैनी नजर लगा के बैठे हैं। प्रमोटर्स ने हाल में स्टेक बढ़ाया, 70% के पास आसपास आ गए। अब आप तो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है, इन द नो होंगे ऑब्वियसली सर, ये बताएं यहाँ से प्रमोटर्स और हिस्सेदारी बढ़ाने वाले हैं क्या? जी, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो इस बेसिकली आप हमारे Q3 नंबर्स थोड़े डिप में थे, क्योंकि यूएस में एक क्लाइंट ने हमें थोड़ा कम बिजनेस दिया था कंपेयर टू, पर उनका क्या सीजनैलिटी होती है, थोड़ा सा उन्होंने ओवर इन्वेंट्री कर ली थी और फिर उन्होंने Q4 में कवर कर लिया। तो हमारा यूएस बिजनेस काफी स्टेबल है, और पूरे सालाना तौर पे आप देखेंगे तो 13% की बढ़त हुई है टॉप लाइन में और 20% की बॉटम लाइन में। दूसरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। चलिए, एनीवेज पीयूष राठी जी, बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए वक्त निकालने के। तो शायद एबरेशंस हैं इस बिजनेस में,
वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर के पूरे रिजल्ट्स देखने चाहिए, तो उसमें मोमेंटम इंटैक्ट है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो मार्जिन जो आप देख रहे हैं सालाना तौर पे वो 45-50% के आसपास के 10 के 10 बने रहेंगे स्टॉक। लेकिन क्योंकि Q4 में डिसअपॉइंटमेंट था ऑपरेशनली, 3-4% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने एक्सीडेंट्स के बारे में बातचीत करी थी, बहुत स्टॉक जो तगड़े दबाव में। एक स्टॉक आना चाहिए आपकी स्क्रीन पे, वो है पीसी ज्वेलर्स। ये भी वायदा का स्टॉक है, 13-14% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, और इसके साथ साथ बाकी जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज में भी तगड़ा उछाल आता हुआ। तो कुछ पॉकेट्स में स्मार्ट बाइंग होती हुई और कुछ रिजल्ट एक्सीडेंट्स तो बहुत तगड़ी पिटाई झेलते हुए आज। लेकिन चलिए, आज के लिए सौदा आपका में इतना ही। प्रकाश सर सॉरी, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, सिर्फ 2 ही लोगों के हमने सवाल ले पाया आज। लेकिन चलिए कोई नहीं, कल हम डिटेल में आप लोग की सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शो में इतना ही, ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड। नमस्कार।